नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर स्ट्रिंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आज हम बात करने वाले हैं एडटेक कंपनियों की। जी हां, वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपके बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन कोर्स देने का वादा करती हैं, जो पिछले दिनों काफ़ी खबरों में भी रही हैं क्योंकि काफ़ी धोखाधड़ी और फ्रॉड के मामले इनके सामने आए हैं, जहां पर रिफंड को लेकर शिकायतें हो रही हैं। जो वादा किया था उस तरह का कोर्स नहीं देने की शिकायतें कर रही हैं। सरकार ने भी फरमान जारी कर दिया इनके खिलाफ के माता पिता जो हैं, जब इस तरह के कोर्सेज के लिए किसी कंपनी को अप्रोच करते हैं तो आपको तफ्तीश करनी चाहिए और आपको पूरे सुरक्षित तरीके से पैसों का लेन देन करना चाहिए इन कंपनियों के साथ। अब इन शिकायतों के निपटारे के लिए इन कंपनियों ने कंसोर्शियम को बना दिया है, इसकी स्थापना कर दी है, जो कि एक कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कामकाज करेगी, जहां पर आपकी शिकायतों का निपटारा होगा। जिस तरह से वो कोर्सेज बेचते हैं उस तरह को लेकर गाइडलाइंस दी गई हैं। ये तमाम बातें हैं। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरह का कंसोर्शियम और कोड ऑफ कंडक्ट और गाइडलाइंस ये कंपनियां लेकर आई हैं, ये सेल्फ रेगुलेशन के तहत लेकर आई हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कोई सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि खुद ही एक सेल्फ रेगुलेशन ले आना या रेगुलेटरी बॉडी ले आना और साथ ही खुद की एक कोड ऑफ कंडक्ट और गाइडलाइंस बना देना क्या पर्याप्त है? क्या ये केवल एक आई वॉश की तरह हमें देखना चाहिए? हो सकता है इसके बावजूद भी जो मार्केटिंग और सेल्स और धोखाधड़ी के मामले इन कंपनियों के खिलाफ दर्ज होते आए हैं वो लगातार बनते रहें। तो आज इस पूरे मामले की तफ्तीश करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। करियर काउंसलर वैभव पांडे हमारे साथ हैं, यंग बटरफ्लाई के फाउंडर विनय जैन हैं और लॉयर हैं आशुतोष श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। मैं आपके पास आना चाहूंगी विवेक, जहां पर सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि जो कंसोर्शियम की स्थापना की गई है, लगभग 25 एडटेक कंपनियां जो हैं इसके दायरे में आती हैं और इसके अलावा एक अलग से कमेटी भी बनाई गई है जो शिकायतों का निपटारा भी करेगी, जो ग्रीवेंस को भी देखेगी और उसके मुताबिक निर्णय लेगी कि कैसे जो माता पिता हैं जिन्होंने भी कोर्स लिया है आपसे, उनके साथ न्याय हो सके। मुझे आप ये बताइए कि किस तरह से इसकी स्थापना की गई है, क्या है वो कोड ऑफ कंडक्ट, किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी इसको कहा जा रहा है, किस बुनियाद पे कहा जा रहा है? थैंक यू। ये जो बॉडी बनाई है बहुत अच्छी पहल है सरकार द्वारा, यहाँ पे कुछ एडटेक कंपनियों ने मिलकर के एक कॉन्स्टिट्यूरियम बनाया है, सेल्फ कॉन्स्टिट्यूरियम है, जिसमें जो भी पेरेंट्स या स्टूडेंट के रिलेटेड इश्यूज होंगे जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो कंप्लेंट लेके इस कॉन्स्टिट्यूरियम के पास जाएंगे। उनके पास एक ग्रीवियंस ऑफिसर होगा जो चाहेगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कंपनी में ही, जो कंपनी से कोई शिकायत है उसमें। अगर वो नहीं होती है तो देयर इज अ बेंच ऑफ जस्टिस पीपल who will able to help them to get the problem solved। तो ये बहुत अच्छी पहले, और आने वाले महीनों में और सालों में अपने को पता चला कि इसके स्टैटिस्टिकल डाटा से कितनी प्रॉब्लम जो है हम सॉल्व कर पा रहे हैं और कितनी नहीं कर पा रहे हैं। अगर सरकार को ऐसा लगे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो probably they will come up with some kind of a law or some kind of a guideline which will help them to get the problem solved। नहीं, देखिए, जो काम किया है विवेक वो तो सही है, वो तो वेलकम स्टेप है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुद्दा यहाँ पर ये है कि जो कदम उठाया गया है उसको कैसे देखना चाहिए एक माता पिता या उस शख्स के तौर पर, उस शख्स के नज़रिए से जो अपनी बहुत सारे पैसे एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए डालता है, एडटेक कंपनियों के पास जाता है, क्योंकि एडटेक कंपनी में बहुत बड़े बड़े नाम है ना, जिनके नाम पर रिसेंटली हमने देखे बहुत सारे स्कैम्स भी निकले हैं, बहुत सारी शिकायतें भी दर्ज हुई हैं। आशुतोष, शायद आप इस पर मुझे जानकारी दे सके। मुझे साफ तौर से इतना जानना है, कोड ऑफ कंडक्ट में क्या गाइडलाइंस आई हैं सबसे पहले? देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट तो जो है वो बनाया गया है क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे, बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही थी। ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो एडटेक जो कंपनीज थी वो जेन्युइनली भी काम कर रही हैं, बट बहुत सारे थे जो फेक भी थे, जिन्होंने बहुत सारे गड़बड़ियां करी, लोगों का काफी पैसों का नुकसान भी किया, बहुत सारे डेटा भी ब्रीच हुए, बहुत सारी बातें जो है कंटिन्यूसली हम लोग सुनते आ रहे हैं। और इसमें बहुत बार जो है क्रिमिनल एक्शंस भी लिए गए, एफआईआर्स भी फाइल हुए इन कंपनियों के खिलाफ, इनके डायरेक्टर्स को भी इम्प्लीकेट किया गया। अब जो है स्लोली गवर्नमेंट का जो है ध्यान इसके ऊपर गया है और गवर्नमेंट को लगा कि इसमें कुछ ना कुछ रेगुलेशन बनाने की जरूरत है। अभी हालांकि ये जो अभी रेगुलेशन बनाया गया है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है, इसमें मुझे लगता है कि प्रॉपर लॉ की भी जरूरत है।
क्योंकि सिर्फ सेल्फ रेगुलेशन से वो मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर उसका रिजल्ट आएगा। हालांकि तो जहाँ मेरा पे जब सवाल यहाँ कोई पर ये कानून था कि नहीं क्या था, कुछ बातें कोड ऑफ कंडक्ट में कही गई हैं जो इस बात का ध्यान रखती हैं कि जो कोर्स ले रहे हैं उनके हितों का, उनके अधिकारों का ख्याल रखें? वैभव, आपके पास जवाब है। मैम, पहला जवाब तो ये कि ये बात कही गई है कि आप जिस तरह से आप सिबिल स्कोर खराब कर देते हैं किसी पर्सन का, या फिर आप ये कहते हैं कि ईएमआईज अपने आप डेबिट होंगी, ये मेथड नहीं चलेगा। अगर आप ये करते हैं कि कोई भी कंपनी कहती है कि ईएमआईज अपने आप डेबिट होती जाएंगी, पर्सन उस सिस्टम से बाहर ही नहीं आ पाएगा, ये गलत है। कई लोग अपने बैंक गए, उन्हें पता चला कि सिबिल स्कोर खराब हो गया, तो उन्होंने पूछा कैसे हो गया, तो उन्होंने पाया कि इस तरह से इस बात को मैनिपुलेट करा गया है, रूल्स को इस तरह से ब्रीच करा गया है कि आपका सिबिल स्कोर खराब हो जा रहा है इस बात से कि आपका बच्चा वो क्लास कंटिन्यू कर रहा है या नहीं। सेकंड बात ये कही गई कि जो ग्रीवियंस की हम बात करते हैं तो उसमें ये भी बोला गया कि एक ही जगह सिर्फ ग्रीवियंस नहीं होगी, कम से कम 2 लेवल पे होना चाहिए। आपको कम से कम 2 लेवल तो मिले अपनी ग्रीवियंस पार करने का। तो ये तो बात हो गई किस तरह के चेंजेस लाए गए हैं। एक इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि बड़ी 10-20 कंपनीज ने मिलकर पूरा सिस्टम बनाया है, तो जो छोटी छोटी कंपनीज हैं ये उसको कितना मानेंगी और ये इस सिस्टम में कैसे हो पाएगा जहां पे सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व नहीं है, वो एक छोटी सी प्रॉब्लम अभी इसमें दिखती है अगर आप सिर्फ सिस्टम की बात करें तो। और जहां तक एक बात मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा कविता जी, वो ये कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं, लाख यत्न किन कीजे, रहीमन बिगड़े दूध का मथे न माखन हुए। तो ये एडटेक कंपनीज को भी समझना पड़ेगा और उन सारे हेड्स को समझना पड़ेगा जो कंपनीज चलाते हैं कि अगर एक बार वो फीडबैक खराब हुआ तो ये काठ की हांडी है, ये बार बार नहीं चढ़े जा सकती। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि हम ये मान के चलें कि जो ग्रीवियंस या जो फीडबैक आता है वो बहुत ज्यादा जरूरी एस्पेक्ट होता है और ये तभी सही बैठेगा जब हम इन नियमों का सख्ती से पालन करेंगे। नहीं, लेकिन फिर भी आप तीनों में से किसी ने मुझे बताया नहीं कि नियम क्या है। देखिए, नियम यहाँ पर ये है कि जो वादा किया जा रहा है वो प्रोडक्ट उनको वो कोर्स जो है बेचना होगा। मिस सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और प्रोग्राम्स को लेकर बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अनवैलिडेटेड क्लेम्स सेलिंग के दौरान वो नहीं करने होंगे इन कंपनियों को। बैकअप डेटा क्लेम्स को लेकर हमेशा रेलेवेंट स्टैटिस्टिक्स के साथ अवेलेबल होना चाहिए। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की जो केस स्टडीज दिखाती हैं ये इस तरह की कोर्सेज और कंपनियां, उसको आपको वैलिडेट करना होगा और एग्जाम्पल देना होगा परफॉर्मेंस के प्रूफ का, जिसके तहत वो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी देंगे। एथिकल और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन इंडस्ट्री को रखनी होगी। कंपेटिटर्स को यहाँ पे टारगेट करने से सख्त मनाही की गई है। और इतना ही नहीं, कंज्यूमर अवेयरनेस और फाइनेंशियल पॉलिसीज को लेकर ट्रांसपेरेंट और क्लियर कम्युनिकेशन इन्हें अपने ग्राहकों के साथ रखनी होगी। अब यहाँ पर जो मिस सेलिंग है वो क्लियरली सेल्स एसओपीज में डिफाइंड हो जाएंगी। इसके अलावा इंटरनल एसओपीज जो है वो मिस सेलिंग उसमें बिल्कुल जो डेफिनेशन दी गई है उसके तहत रिव्यू के अंडर भी आएंगी। और जहाँ तक सेल्स कम्युनिकेशन की बात है, इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया है। इतना ही नहीं, लीगल टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन अवेयरनेस को भी एडवर्टाइजमेंट्स के तहत वो शिकायत के दायरे में आ जाएगी, क्योंकि ये सब यूजीसी और एआईसीटीई के गाइडलाइंस के तहत होगा। और क्योंकि रिफंड्स को लेकर और पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, तो उसके लिए इंटरफेस प्लेटफॉर्म एक जो है वो बनाया जाएगा, जहाँ पर पॉलिसी के रिफंड्स और कैंसिलेशंस को लेकर निपटारा होगा। और लोन्स और बाकी फाइनेंसिंग की जहां तक बात है, उसके लिए भी इसी प्लेटफॉर्म के जरिए आपको निवारण दिया जाएगा। आशुतोष जी, अब मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि अब हम उस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं जो कि अपने आप में एक सेल्फ रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म होने की बात कर रहा है। मुझे ये बताइए कि ये केवल एक आई वॉश है या इसका हमें विश्वास रखना चाहिए? ऐसा नहीं है कि ये एक पहला सेल्फ रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हमने हाल ही में एक ओटीटी का प्लेटफॉर्म आते हुए देखा है, जो कि सेल्फ रेगुलेशन के अंडर आता है। इतना ही नहीं, हम जानते हैं कि एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया सेल्फ रेगुलेटेड है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी सेल्फ रेगुलेटेड है। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से अगर इस तरह की कोई गाइडलाइंस आती तो उसका दबाव अलग होता, और यहाँ पर एडटेक कंपनियां अपनी खुद की गाइडलाइंस लेकर आई हैं, अपनी खुद की बॉडी बनाने की बात कर रही हैं, उसका दबाव और उसका इम्पैक्ट अलग होगा। क्या कहेंगे? जी देखिए, इसमें ऐसा है कि जब पहले कोई भी रेगुलेशन नहीं था और हमने देखा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे कंटिन्यूअसली, तो इसमें देखा जाए तो जो जेन्युइन एडटेक देने वाली कंपनीज हैं उनका काफी नुकसान है और हो रहा था, और उनको भी लगा कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए आगे चलना जरूरी है, तो उन्होंने ये पहल लिया है। हालांकि मुझे लगता है कि इसमें अभी और काफी करने की जरूरत है। सेल्फ रेगुलेशन पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं हुआ जा सकता है।
हालांकि अभी गवर्नमेंट का अगर देखेंगे तो वो अभी एडटेक जो है काफी बढ़ा है। अगर हम पैंडेमिक के टाइम की बात करें तो इसको देखते हुए, इसके रफ्तार को बढ़ते हुए देखते हुए अभी गवर्नमेंट भी इस पे रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज बनाने की बात कर रही है। और मुझे लगता है कि ये इसमें प्रॉपर लॉज बनने की जो है जरूरत है। सिर्फ सेल्फ रेगुलेशन से नहीं होगा, क्योंकि प्यूनिटिव भी ये होना चाहिए। अगर ये अपने सेल्फ जो इन्होंने बनाया है कोड ऑफ कंडक्ट को, अगर ये नहीं पालन करते हैं या उसका वायलेशन करते हैं तो उसके ऊपर किस तरीके की पनिशमेंट होगी, गवर्नमेंट का क्या इंटरफेरेंस होगा, गवर्नमेंट किस तरह से जो है एक्शन लेगी, सरकार क्या करेगी, अथॉरिटीज क्या करेंगी, वो क्या क्या इनके ऊपर जो है कार्रवाई कर सकती हैं, इनके ऊपर एक्शंस ले सकती हैं, और इनको इस तरीके का ये दोबारा ना करें, इस तरीके की क्या पेनाल्टीज को भी इम्पोज किया जा सकता है। मेरे ख्याल सरकार इन सब चीजों पे विचार कर रही है और ये सारा मामला अभी कुछ पेंडिंग है। और धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि शुरुआत अभी हुई है, और इस शुरुआत के बाद जो है इसमें और डीप में जो है सरकार इस पे विचार कर रही है और करेगी। और तब जब प्रॉपर लॉ बनेगा तो मुझे लगता है सही मायने में इनको रेगुलेट किया जा सकेगा इन अ प्रॉपर मैनर। तो आप अभी भी कह रहे हैं कि जो ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी कर रही है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वैभव देखा जाए तो इंडियन एडटेक कंसोर्शियम जो बनाया गया है उससे पहले अगर कुछ आंकड़े मैं आपको बताऊं तो ग्रीवांसेस के जो आंकड़े हैं वो 4000 तक पहुंचे 2021 में। ये आंकड़ा 2500 था 2020 तक। ठीक है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे शिकायतें पहुंची हैं जहां पर नॉन रिफंड, पार्शियल रिफंड को लेकर शिकायतें हैं, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज को शिकायतें हैं, नॉट प्रोवाइडिंग एज प्रोमिस्ड सर्विसेज की शिकायतें हैं। अब शिकायतों का इतना भंडारा जब बढ़ रहा था तब जाके इस इंडस्ट्री ने संज्ञान लिया है कि अभी हमें सेल्फ रेगुलेटेड मोड में आ जाना चाहिए। और ऑब्वियसली दो तीन जो नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से भी आए हैं जहां पर ग्राहकों को आगाह किया गया है कि आप कोर्सेज ले, थोड़ा सतर्क होकर लें। अब सवाल यहां पर यह आता है कि जो ग्रीवांस का जो रेड्रेसल इन्होंने बनाया है, ग्रीवांस रेड्रेसल की जो कमेटी बनाई है उसमें कौन कौन शामिल है, मुझे ये बताएं। और किस तरह से निपटारा होगा, शिकायतें किस तरह से दर्ज होगी, कैसे अगर मुझे कोई कोर्स डिसकंटिन्यू करना है या अगर मुझे अपने पैसे वापस लेने हैं या अगर मैं प्रोग्राम से खुश नहीं हूं तो मैं इस कमेटी को अप्रोच कर सकती हूं। प्रक्रिया मुझे जाननी है वैभव। करूंगा आपके सवाल के पहले पार्ट से। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर मैं ग्रीवियांस पे आता हूं, वो ये कि आप फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स की जब बात करते हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि ग्रीवियांस में अगर कोई पेरेंट ये कहता है कि आपने ऐसा कहा था या आपने जो बातें कही थी आप उनके पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको टोटल रिफंड भी करना पड़ सकता है। ये कई सारे कंपनीज को कंफ्यूजन था कि आप 1 महीने क्लास दे चुके हैं, 2 महीने क्लास दे चुके हैं तो टोटल रिफंड क्यों होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा है, उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आपको दिया है और उन्होंने बोला है कि अगर कंप्लेन दर्ज हो जाती है उसके बाद एक सीमित समिति में पहली बात तो इसको आप निपटारा करें। सेकेंडली, रिफंड्स के लिए उसमें कहा गया है कि आप रिफंड में इस तरह की शर्तें नहीं रख सकते। आप जब एडवर्टाइज करते हैं तब आप कहते हैं कि कंप्लीट रिटर्न होगा, बट वो कंप्लीट रिटर्न कभी होता नहीं है। थर्ड, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आई थी कि मान लीजिए अगर आप ये हीन भावना प्रोड्यूस करके कोई रिजल्ट लाते हैं, यानी कि अगर आपने जो सेल्स करी है उसमें आपने कुछ इस तरह की एडवर्टाइजिंग करी है कि हमें ये फील होता है कि कोई हीन भावना वाला पार्ट है, कुछ रह जाएगा अगर ये कोर्स नहीं हुआ, अगर इस तरह से कोई सेल्स हुई है तो उन सारी चीजों को बहुत गंभीरता से लिया गया है। तो ग्रीवांस पोर्टल में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि आपका जो ग्रीवांस है वो किस बारे में है। एक ग्रीवांस ये हो सकता है कि मुझे 15 क्लासेस प्रॉमिस हुई थी, 13 ही मिली। इट्स अ वेरी स्मॉल ऑफेंस, इसके लिए आप फिर भी 30 दिन लगा के दोबारा क्लासेस देके चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा करा है कि आपने बोला था कि इक्वल ईएमआईज हैं और आप कभी भी डिसकंटिन्यू करते हैं और वो उसके बाद भी आपको डिसकंटिन्यूएशन का मौका मिलेगा और आपको ये मौका नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई चीज अगर आप पोर्टल पे डालते हैं तो वो बहुत ज्यादा उसके जो हानिकारक आपको परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। एक बात यहाँ बार बार आती है, जब भी हम एडटेक वाले लोगों से बात करते हैं, हम खुद भी उनमें से एक हैं, तो लोग कहते हैं कि इतना ज्यादा पेपर वर्क पहले ही था और अब देखो आज एक कंसोलिडियम ले आए हैं और फिर से अब ग्रीवांसेस को डबल लेयर्ड मेथड होगा और हमें इतने सारे आंसर्स करने पड़ेंगे, पेपर वर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा या ऑनलाइन पोर्टल पे बहुत ज्यादा जवाब देना पड़ेगा। उन सब लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो पेपर वर्क या जिम्मेदारियों से आप पीछे नहीं हट सकते। हक की बातें बहुत हुई, जिम्मेदारियों को चुनते हैं, चलिए भारत के लिए कुछ नया करते हैं। वो जो एक थॉट लाइन है ना कि हम एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे, वो सिर्फ एक कंसोलिडियम बना देने से या लीगली उसको प्यूनिटिव करने से नहीं होगा। इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस एज वेल। कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो सकती है जो बोले कि ग्रीवांस आए या ना आए, पोर्टल तक शिकायत पहुंचे या ना पहुंचे, लॉ बने या ना बने, हम अपने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट वैभव, शिकायतों का निपटारा कैसे होगा? ये तो वो तमाम बातें जो लोगों को अपनी तौर पर जिम्मेदारी के तौर पे समझकर करनी चाहिए, उसको निभाना चाहिए। लेकिन अभी ये जो सेल्फ रेगुलेटरी बोर्ड बना हुआ है, स्वतंत्र बोर्ड बना हुआ है, ये इन्हीं सब बातों को तो ध्यान में रखेगा ही। मुझे ये बताइए कि अगर मैं शिकायत लेके जाऊं उसका निपटारा कैसे होगा, किन किन को चुना गया है, प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि वही आज का बड़ा सवाल है।
देखिए, प्रक्रिया में एक तो जो सेल्स इंडिविजुअल है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंडली ये बोला गया है कि अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेड्स भी उतने ही जिम्मेदार हैं। तो अगर आप एक ऑनलाइन पोर्टल पे कंप्लेन करते हैं तो हेड, सेल्स टीम, जो सारे लोग हैं वो सारे इसमें पार्टीज हो जाते हैं। और जिस पर्सन ने बात करी है, जिसने सेल करा है प्रोग्राम, और प्रोग्राम सेल करने के बाद जिसके अंडर वो प्रोग्राम चल रहा है, वो सारे लोग इसके पार्ट हैं। अगर किसी कारण से एक लीगल फ्रेमवर्क के कारण अगर नहीं आता है, तो वो इसीलिए नहीं आता है, जो अभी लॉयर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी कि इसके साथ अभी भी एक प्यूनिटिव एक्शन की बात नहीं हुई है। तो मैं कंसोलिडेटरियम के बारे में एक पॉइंट जो मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा वो यही है कि कोई लीगल फ्रेमवर्क की बात नहीं होती। आपने ऑनलाइन कंप्लेन करी, सेल्स टीम के बारे में बात हुई, कंपनी हेड्स के बारे में बात हुई, उनके एडवर्टाइजमेंट की बात हुई, पेरेंट एक पार्टी बने, लेकिन फिर भी एक लीगल फ्रेमवर्क ऐसा क्लियर नहीं है अभी। यानी कि कोई भी लीगल फ्रेमवर्क ऐसा क्लियर नहीं है कि जिसके तहत एक प्यूनिटिव एक्शन हो जाए किसी कंपनी के डायरेक्टर के बारे में या सेल्स पर्सन के बारे में। हाँ, ये जरूर है कि फी रिफंड वगैरह इन चीजों के लिए कुछ डेडलाइन तय करी गई है कि आप 25 दिन या 30 दिन में उसको वापस करें। विवेक, यहाँ पर स्वतंत्र बोर्ड की अगुवाई में रिटायर्ड, इसकी जो अगुवाई है वो एक रिटायर्ड जज करेंगे, ठीक है, और साथ ही में रिटायर्ड सरकारी अफसर भी होंगे और जिसमें शिक्षा जगत से जुड़ा कोई बहुत बड़ा व्यक्ति भी शामिल होगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि बोर्ड ग्राहकों की शिकायतों की जांच करेगा, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। ये किस तरह की सिफारिश की बात की जा रही है? किस तरह की कार्रवाई के लिए किस तरह की सिफारिश की जाएगी? किसके पास किया जाएगा? जैसे कि हम सब देखते हैं कि इंश्योरेंस के मामलों में एक ओम्बुड्समैन होता है, ठीक है, तो वहां पे आप जाते हैं अपनी सिफारिश लेकर, जब आप थक जाते हैं तो अभी भी नियम यहाँ पर यह बनाया गया है इस स्वतंत्र बोर्ड के जरिए कि अगर आपको कोई शिकायत है किसी एडटेक कंपनी से, तो आप उस कंपनी के पास अपनी शिकायत दर्ज करेंगे। उन कंपनियों को कुछ समय दिया गया है कि वो आपकी शिकायत को रजिस्टर करें, उस पर उसकी जांच करें, अगर कोई सोल्यूशन निकलता है, समाधान निकलता है तो वो आपके पास लेकर आए। उनको एक समय सीमा, एक टाइम फ्रेम दिया गया है जिसके तहत उनको जवाब देनी है। उसके बाद अगर फिर भी आपकी शिकायत का निपटारा नहीं होता है तो आप इस कंसोर्टियम के ये वाले बोर्ड के पास जा सकते हैं जो कि ग्रीवेंस बोर्ड है। अब मुझे बताइए कि वहां पे कार्रवाई किस तरह से की जाएगी, किस तरह से सिफारिश को आगे बढ़ाया जाएगा? इसमें अभी जो कंप्लेंट आती है ग्राहकों की से, पेरेंट्स या स्टूडेंट से, तो इसके 2 टियर ऑफ रिजोल्यूशन है। एक पहला टियर है जहां पे इंटरनल ग्रीवेंस सिस्टम है जिसमें 30 डेज के अंदर का कंप्लेंट को रिजॉल्व करना है। अगर फिर भी नहीं होती है तो एक ग्रीवेंस रिव्यू बोर्ड में जाएगा जहां पे सुप्रीम कोर्ट के जज है और 6 अन्य मेंबर्स इसमें रहेंगे, और वो 30 दिन का पीरियड है जिसमें उनको रिजॉल्व करना है इशू को। तो उसमें वो समझेंगे, कंपनी की तरफ से इशू समझेंगे, पेरेंट या स्टूडेंट की तरफ से इशू समझेंगे और उसको न्याय देने की कोशिश करेंगे। ये रिव्यू जो बोर्ड है, इंडिपेंडेंट रिव्यू बोर्ड है, और इसकी जो सीमा है वो 30 दिन तक की रखी गई है। आशुतोष, मुझे ये बताइए, जो ऑलरेडी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज हैं जिनका मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया, आप तो लॉयर हैं, आपको तो ज्यादा पता होगा, तो जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं वहां पर अगर कोई शिकायत दर्ज करता है तो वो आगे कैसे बढ़ती हैं? देखिए, जब इस तरह से सेल्फ रेगुलेटरी जो बॉडीज होती हैं उनमें अपना एक प्रोविजन होता है आपको कंप्लेंट फाइल करने का पोर्टल में, उनकी अपनी एक अथॉरिटी होती है। जैसे यहाँ पे एक कमिटी है, कमिटी के पास जो है मामले को रेफर किया जाएगा और कमिटी इसके ऊपर जो है एक डिसीजन लेगी कि इसके ऊपर किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए, या क्या सुओ मोटो इसके ऊपर कोई अथॉरिटी एक्शन ले सकता है, या उस अथॉरिटी को जो है ये फर्दर हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर ये बड़ा मामला लग रहा है, बड़ा कुछ उन्होंने गलती किया है या बहुत सारे लोगों के साथ डिफ्रॉड किया गया है, ऐसा किया गया है, तो उसके लिए कंसर्न्ड अथॉरिटी कोई भी अथॉरिटी हो सकती है जिसको ये आगे बढ़ा सकते हैं कंप्लेंट को। बहुत सारे मामलों में जहां लगे कि एफआईआर करने जैसी जो है बात है या सिचुएशन है, तो वहां पे इसको कंसर्न्ड अथॉरिटी को भेजा जा सकता है और उसके बाद अथॉरिटी जो है इन प्लेस आएंगी एक्शंस लेने के लिए, जिनके पास पूरा पावर्स होगा, जो ऑलरेडी हमारा जो नॉर्मल लॉ है वो उनको कानून जो है वो पूरा हक देता है। इससे आसानी ये होती है कि अगर डायरेक्टली कोई जाकर के इस तरह से क्रिमिनल कंप्लेंट करे तो उनको जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनको क्लैरिटी नहीं होती कि किस तरह से इसको इन्वेस्टिगेट करना है या सच में ऐसा हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन अगर उसी बात को अगर कोई कमिटी अगर रिकमेंड करने के बाद अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो कमिटी जो है उसके सारे तथ्यों को, सारे डिटेल्स को जो है
माइन्यूट डिटेल्स को बताते हुए कि इस तरह से इसमें गड़बड़ी हुई है, तो इन्वेस्टिगेट करने में भी आसानी होती है और उसको एक्शन उसके ऊपर लेने में भी आसानी होती है। और जब कोई कमिटी इन्वॉल्व है जहां पे कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं सेल्फ रेगुलेशन अपने आप आ भी जाता है। एक तरीके का फियर, एक तरीके का डर जो है इन कंपनीज को भी आता है कि हमारे ऊपर भी शिकंजा है, अगर हम कोई काम गलत करते हैं तो अब हम इसको जो है गलत तरीके से समझा नहीं सकते किसी को। यहाँ पे कमेटी आएगी जो एक्सपर्ट होगी, और ये कमेटी जो है अगर आगे किसी भी बात को रेकमेंड करती है तो मामला जो है हाथ से बाहर भी जा सकता है। इसलिए इनको अपने आप में एक सीरियसनेस आएगा, एक सेल्फ रेगुलेशन आएगा, ताकि ये जो है जरूरत से ज्यादा जो है लॉज को अपने हाथ में ना लें, और जो है जो स्टूडेंट्स हैं हमारे या जो कंज्यूमर्स हैं जो पैसा दे रहे हैं उनके साथ जो है कुछ गलत ना हो, इस चीज का वो हमेशा ध्यान रखेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया, ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियां ऐसी हैं, बट बहुत सारी जेन्युइन कंपनीज भी हैं, बट कुछ गलत कंपनीज और जो गलत तरीके के प्रैक्टिसेस के वजह से जो है ऑब्वियसली उनको भी सफर करना बात पड़ता आपकी है। सही है कि वो जेन्युइन कंपनियां भी हैं, लेकिन जिस तरह से धोखाधड़ी और फ्रॉड के केसेस बढ़े हैं ना, उसमें ये जो ईमानदार कंपनियां हैं वो भी फंस जाती हैं, और कहीं ना कहीं माता पिता के अंदर भी डर बैठ जाता है, या जिसको अपना कोर्स लेना है या जिंदगी उस तरह से आगे बढ़ानी है करियर वाइज, उनके मन में भी डर बैठ जाता है और एक भरोसे का इशू आ जाता है। विवेक, प्रज्ञता एक गाइडलाइन के तौर पे शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। इसके तहत माता पिता या जिसको भी कोई कोर्स करना है वो शख्स कैसे इस प्रज्ञता गाइडलाइंस को पढ़े और समझे, और क्या कुछ है इसमें, ये बताएं हमें जरा। मैं माफी चाहूंगा, मेरे को इस गाइडलाइन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं शायद नहीं बोल पाऊंगा इस बारे में। वैभव, आप इस पे जानकारी दे सकते हैं? आपने बात करी शायद मैं क्वेश्चन में था डायरेक्टेड नहीं था, आई थिंक आपने बात करी प्रज्ञता गाइडलाइंस की जो पेरेंट्स के लिए हैं। अगर मैं कविता जी है ना, आपने यही कहा, सॉरी आई डिडंट टेक द क्वेश्चन। तो उसका जो पेरेंट्स के लिए जो अभी तक गाइडलाइंस थी वो ये थी कि जब आप फ्रॉड से बचने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट को या किसी भी चीज को कैसे लेते हैं। सो बहुत सारे पेरेंट्स से कहा गया था कि जो स्टूडेंट्स की जो बेसिक स्किल डेवलपमेंट या ऐसी चीजें हैं, अगर आप उनको ध्यान में रखते हो, उनको डेवलप भी करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट पे ना जाएं। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे नियम भी बताए गए थे पेरेंट्स को जिसके थ्रू वो इन चीजों को कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस पूरी डिबेट में अभी तक रह गया और मैं उस तरफ जाना चाहूंगा वो ये कि कोई भी पर्सन जस्ट बिकॉज आपको फ्रॉड का डर है इसके लिए अपनी स्किल्स को ना छोड़े। ये एक बहुत तरीका गलत होगा अगर सारे पेरेंट्स से सोचेंगे कि सारी एडटेक कंपनीज फ्रॉड है, या हम ये सोचेंगे कि ये तो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर रहे हैं और ये सिस्टम गलत है। तो अब ये अलग अलग गाइडलाइंस के चक्कर में ये नहीं होना चाहिए कि हम ये सारे ही सिस्टम से दूर भाग जाए। आज भी देश में कई सारे जगह पे ऐसे गांव हैं, कई सारे जगह ऐसी जगह है जहां पे अच्छे ट्रेनर्स नहीं मिल सकते। हम सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर के हिसाब से नहीं चल सकते। हमें देखना होगा कि कई जगह ऐसे लोग हैं जहां पे सिर्फ एडटेक कंपनीज की अभी पहुंच है। इंटरनेट की वजह से, अच्छी कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ी चीजें हो पा रही हैं। कम से कम उन चीजों को हम शक के दायरे से बाहर रखें। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस समय एक शक का माहौल है। कहते हैं कहने को बहुत हसीन है दुनिया, फूलों की एक पंखुड़ी है दुनिया, पर इस शक के माहौल में राख के ढेर पर खड़ी है दुनिया। तो एक शक या एक कंफ्यूजन किस तरह से एक दुनिया के लिए एक वॉर लाइक सिचुएशन ला सकता है वो हम देख रहे हैं। तो बस मैं यही चाहूंगा कि जो लोग बिजनेस ओनर्स हैं, जो एडटेक कंपनीज हैं, वो तो ये इंश्योर करें कि भाई वो लोगों का भरोसा बना के रखें। लेकिन जो लोग, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो बस ये सोचें कि अगर एक दो बाधाएं आती भी हैं तो बाधाओं के बारे में नहीं, बधाइयों के बारे में सोचें। आप अपने बच्चों के लिए चीजें अच्छे से करते रहें। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप खत्म हो रहा है, आपकी पॉइंट मुझे समझ में आ गई है, लेकिन आशुतोष आपके पास मैं आऊंगी आखिरी सवाल के लिए, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना दी गई है यहाँ पर इंडियन एडटेक कंसोर्शियम के जरिए। ये जो कदम लिया गया है इसको हम स्वागत करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक रेगुलेटरी बॉडी की कमी खलेगी। मुझे ये बताइए, रेगुलेटरी बॉडी अगर आ जाती है, अगर हम एडटेक सेक्टर को रेगुलेट करने की ही बात करते हैं जिसकी मांग काफी समय से चल रही है, क्या कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं अगर ऐसा हो जाए तो? देखिए, ये होने से सीरियसनेस और ज्यादा आएगा, और जो इस तरह की जो गड़बड़ियां हो रही हैं इस पे और ज्यादा लगाम लगेगा।
काफी लॉ एंड ऑर्डर का फर्क आएगा। हमने देखा है कि जहां जहां रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, चाहे वो बैंक्स हो, जहां पे आरबीआई है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी हो जहां आईआरडीए है, तो ये जिस तरह से रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो हर तरीके के जो चाहे वो बैंक्स प्लान करे या कोई भी नया स्कीम लाए या इंश्योरेंस कंपनी कोई स्कीम लाए, तो जब तक अप्रूवल नहीं होता, जब तक उनका कंसेंट नहीं मिलता अथॉरिटीज का, रेगुलेटरी अथॉरिटीज का, तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, और जिससे जो है कंज्यूमर्स को हर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और इस तरीके का सिस्टम जो है एजुकेशन में भी अगर आप देखें तो बहुत सारे कंट्रीज में अक्रॉस द ग्लोब देखा गया है, जैसे फिलीपींस हो या अदर कंट्रीज हो, वहां पर रेगुलेटरी बॉडीज को लाया गया है और कानून को बहुत सख्त बनाया गया है। और मुझे लगता है कि एजुकेशन किसी भी कंट्री के लिए ख्याल से बेसिक यही फैक्टर होना है। भी चाहिए क्योंकि समय की ये मांग है। बहरहाल बता दें कि यहाँ पे लगभग 25 एडटेक एंटिटीज हैं जिन्होंने इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट पर दस्तखत किए हैं। बायजू, करियर 360, क्लासपास, ग्रेट लर्निंग, हरप्पा टाइम्स एजुकेट और साथ ही अपग्रेड और अनअकैडमी टॉपर जैसे व्हाइट हैट जूनियर ने भी यहाँ पे साइन किया गया। तो नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका मकसद आपकी शिकायतों के निपटारे का है। लेकिन इसके बावजूद भी सवाल यही रह जाता है कि आखिर इस सेक्टर को रेगुलेट कब तक किया जाएगा, और जब तक ये नहीं होता है तब तक इंडियन एडटेक कंसोर्शियम तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर जितना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।